ये खबर सीधी आपसे जुड़ी हुई है, तमाम अभिभावकों से जुड़ी हुई है और बेहद अहम खबर है ये। इसीलिए दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय पहले करा देते हैं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि मुद्दा क्या है और आज बहस हम आज तक पर क्या चलने वाले हैं। अशोक अग्रवाल जी, जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं। हमारे साथ स्नेह मेहता जी हैं, जो कि प्रिंसिपल है रामजस प्राइमरी स्कूल दरियागंज की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। जी हां, नर्सरी दाखिले में दखल नहीं देंगे, ये कहना है कोर्ट का। अब इसके क्या मायने हैं, क्या असर होगा? दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जैसी थी वैसी ही रहेगी। यह आदेश सुनाया है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए। अदालत ने सरकार की दलील मान ली और साफ किया कि नर्सरी में दाखिला शिक्षा के अधिकार कानून से बाहर है। दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया जैसी थी वैसी ही रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडमिशन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल याचिका में कहा गया था कि शिक्षा के अधिकार के तहत किसी भी बच्चे को एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा था कि आरटीआई कानून के तहत 6 से 14 साल के बच्चे आते हैं, जबकि नर्सरी में दाखिला 3 साल के बच्चों का होता है, इसलिए वो शिक्षा के अधिकार के तहत नहीं आते हैं। कोर्ट ने सरकार की दलील मान ली और एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव से इनकार कर दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात कही कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 पे अप्लाई करता है, उस बात को उन्होंने मान लिया है और उन्होंने कहा कि नर्सरी पे ये राइट टू एजुकेशन नहीं अप्लाई होता। तो उसका असर ये होगा कि जो अभी करंट चल रहा है एडमिशन प्रोसेस दिल्ली के अंदर, वो किसी तरीके से भी अफेक्टेड नहीं होगा, वो चल सकता है। हाईकोर्ट ने फिलहाल दाखिले में दखल से तो इनकार कर दिया है, लेकिन साफ तौर पर कहा है कि सरकार को वक्त के साथ शिक्षा के कानून में बदलाव करना चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर भी तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल शिक्षा की दुकान की तरह बर्ताव करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के स्कूलों में कैसा होता है नर्सरी में एडमिशन। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में दाखिले की मौजूद प्रक्रिया अंकों पर आधारित है। इसके लिए स्कूलों ने अलग अलग पैमाना बना रखा है, जिस पर अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं। मसलन स्कूल से घर की दूरी को पहला पैमाना बनाया गया है। स्कूल से करीब रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा इकलौते बच्चे के लिए अलग अंक दिए जाते हैं। साथ ही सिबलिंग यानी कि अगर फॉर्म भरने वाले बच्चे का भाई या उसकी बहन पहले से ही उस स्कूल में पढ़ते हैं तो इसके लिए अलग से पॉइंट दिया जाता है। जिन पेरेंट्स की नौकरी तबादले वाली होती है तो उस पर भी अलग से पॉइंट मिलता है। सभी अंक जोड़ने के बाद लिस्ट बनाई जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि कम से कम इस साल इसी प्रक्रिया के आधार पर बच्चों को नर्सरी में एडमिशन मिलेगा। विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। आइए बहस की शुरुआत करते हैं। आखिर इससे क्या हासिल और क्या कुछ छूटता हुआ दिख रहा है? कम से कम एक जो समानता लाने की कोशिश की वजह से ये एक तरफ से आप कह सकते हैं मामला आगे ले जा रहा था पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से। अशोक अग्रवाल जी, क्या लगता है अब क्या होगा? क्योंकि आरटीई के तहत नहीं है ये बच्चे, इसलिए उनमें दखल नहीं देंगे, ये कहना है हाई कोर्ट का। अब इसके मद्देनजर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, हमें समझना चाहिए कि ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं हो रही है और कोर्ट ने इस लड़ाई को खत्म भी नहीं किया। एक तरीके से एक पहलू ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया और ये कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो सिर्फ 6 से 14 साल तक के बच्चों पे लगता है। हाँ। और उससे नीचे के बच्चों पे नहीं लगता है। हाँ। तो उस बात को कोर्ट ने मान लिया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है उसके ऊपर वो जो 75% एडमिशन है उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता। हाँ। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि समय वक्त की जरूरत यह है कि नर्सरी को भी राइट टू एजुकेशन एक्ट में लाया जाए। तो ये तो फिर सरकार पर है। अब जब तक वो कानून लाएंगे बहुत लंबा वक्त, इतना तो तय है कि बहुत लंबा वक्त लगेगा। नहीं, उसमें एक और दूसरी बात ये भी कही है उन्होंने। हाँ। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली पे उन्होंने कहा कि जो नर्सरी गाइडलाइंस ऑलरेडी चल रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, हाँ। वो जो है वो एक तरीके से उन्होंने उस पर क्वेश्चन उठाया है कि वो ठीक नहीं है और उसमें हमें ये सलाह दी है एक तरीके से
कहा है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिप्रेजेंटेशन दें। हाँ। और कोर्ट ने ये कहा है कि 2 स्टैंडर्ड नहीं चल सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन दें और रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करेंगे। तो हमारा ये प्लान है कि अभी तुरंत हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक देंगे कि जो राइट टू एजुकेशन का जो स्क्रीनिंग सिस्टम है वही अप्लाई होना चाहिए। और अगले हफ्ते फिर से एक मुकदमा जो है दिल्ली की एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर जो है हाई कोर्ट में आएगा, नंबर 1। दूसरा, ये जो हाईकोर्ट ने ये जो कहा है 6 से 14 वाली बात, जिससे हम सहमत नहीं है और इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लेकर जाएंगे कि आरटीई को लाने के लिए जो अब सरकार को पहल करनी चाहिए वो नहीं। लेकिन मेहता जी, मैं आपको लाना चाहती हूँ जी, दुकानों की तरह अब स्कूल चल रहे हैं, बहुत सख्त टिप्पणी है ये कोर्ट की तरफ से। अंजना जी, मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि हर स्कूल दुकान की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। स्कूल में मैनेजमेंट सीट्स का कोटा दिया गया है, उसमें वो अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको पूरी गाइडलाइंस दे दी हैं कि वो अपने सिस्टम से अपने स्कूल को चला सकते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं सारे फॉर्म के अंदर। लेकिन यूनिवर्सल एक यूनिफॉर्म गाइडलाइंस तो नहीं है, फिर हर स्कूल अपनी मनमानी कर सकता है। ये रास्ता ही, यही तो आप लोगों की मांग है ना कि हम अपनी मनमानी कर सके। बात मनमानी की नहीं है, उन्होंने अपने स्कूल्स को अपने आप बनाने के लिए कहा है, लेकिन वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉइंट सिस्टम होना चाहिए। पेरेंट्स को उसकी नॉलेज अप्लाई करने के टाइम पे होनी चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल तो यही है अशोक। मैडम देखो ना, दो बातें। एक तो ये कि एक स्कूल बोलता है वेजिटेरियन को लेंगे, एक स्कूल बोलता है कि हम जो है जो ट्रांसपोर्ट देगा, चाहे एक कहता है सिबलिंग्स पे नहीं देंगे, लोकेलिटी एरिया नेबरहुड में भी बच्चा है उसको भी बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट लोगे तो तुम्हें मार्क्स देंगे। मतलब डिफरेंट, एक तो ये कि डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट क्राइटेरिया अपना अडॉप्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि जो उसके अंदर सिबलिंग, एल्यूमनाई, ये सब वही परंपरा जो पहले चल रही थी स्कूल की, जिन बच्चों के थे उन्हीं के बच्चे और आ रहे हैं। तो सर मतलब उनको एक क्लियर डिजाइन है कि वो जो पैसा कमाने की जो मुर्गी है ना, पैसा कमाने का जो सिस्टम है वो इस एडमिशन प्रोसेस से आ सकता है। तभी हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है, ये टीचिंग शॉप है, उसी को लेकर कहा है। तमाम लोग ये मानते हैं कि स्कूलों को जिस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो उससे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, मनमानी करते हैं। शिक्षा प्रतिष्ठानों के हेड बनकर आप बैठी हुई हैं स्नेह जी, आपसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाए कि इस तरह की मनमानी की इजाजत आप लोग कैसे दे सकती हैं? आखिर अगर स्कूल बस के पैसे आप नहीं दोगे, स्कूल बस में नहीं डालोगे तो आपके बच्चे को नहीं लेंगे, ऐसे और बोली लगती है सीटों की। तभी तो हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है। अंजना जी, मैं ये कहूंगी कि स्कूल मनमानी किसी हद तक कुछ स्कूल कर रहे हैं, सारे स्कूलों को इसके बीच में मत डालिएगा। और उसके अलावा इस गवर्नमेंट की और स्कूल्स की जो आपस में तो जो लोग आप मुझे ये समझाइए कि आप लोग इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में क्यों नाकाम रही हैं? क्यों नहीं आप लोग एक ग्रुप बनाती हैं? जब EWS जैसी चीज आपके सिर पर थोपी जाती है सरकार की तरफ से, तब तो सब कुछ होता हुआ दिखता है, स्ट्रीमलाइन हो जाता है अपने आप। लेकिन जहां पर आप लोगों को अपने सामने आकर अपने कॉन्शियस लेवल पर कुछ करने की जरूरत दिखती है, आप लोग नाकाम रहते हैं। और जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है तो कम से कम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशनल एटीट्यूड तो दिखाएं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोगों पर तो जिम्मेदारी है इस देश के बच्चों को शिक्षित करने की। देखिए अंजना जी, ये चीज को आप बड़े ध्यान से रखिएगा कि 3 साल से 14 साल के बजाय 20 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। जब ये चल रहा है सिलसिला नर्सरी एडमिशन का, कोई आज से नर्सरी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। इस रूल में अमेंडमेंट आज से 20 साल 25 साल पहले क्यों नहीं किया, जब सरकार को पता था कि नर्सरी क्लास उसका एक पार्ट बन चुका है और ऑफिशियल पार्ट बन चुका है। मतलब सरकार करे, आप स्कूलों की तरफ से कोई भी हम कदम नहीं देखेंगे। स्कूल सारे कदम उठाने को तैयार है, लेकिन अगर वो सारे स्कूलों के साथ बराबर में। परसों में आपने क्या कदम उठाया? गाइडलाइन स्ट्रीमलाइन हो, यूनिफॉर्म हो, इसके लिए आप जैसे शिक्षित लोग क्या कर रहे हैं? हम ये करना चाहते हैं गवर्नमेंट कोई भी गाइडलाइंस हमको दे और सारे स्कूल्स उसको फॉलो करें, और जो स्कूल फॉलो ना करे उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन। गाइडलाइंस के बिना अशोक जी कुछ नहीं होगा। जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क। देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि आई एम श्योर कि हमारे जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, हमारे देश में शिक्षा की बात हो रही है, तो उनको ये पता लगेगा कि हमारे देश के अंदर जब जिस तरीके से दाखिलें हैं, भेदभाव होता है, मुझे लगता है उनको दुख होगा। दूसरी बात यह है, ब्रिटिश मिनिस्टर अपने देश को लेकर हम अपने देश को देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है वो एक तरीके से राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार दोनों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि ये सब चीजें रियलिटी में क्या हो रही है और आप लोग क्या देख रहे हो। और उनसे उम्मीद करिए हाईकोर्ट ने
कि आप लोग इसको लुक इनटू करोगे और इसको रेक्टिफाई करोगे। इसी के साथ इस पर काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद की दुकानों की तरह काम कर रहे हैं इस देश में स्कूलों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है और सरकार को तो जाहिर तौर पर जल्द से जल्द गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। आरटीई आइसोलेशन में सिर्फ 15-16 साल के ऊपर के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, हम आगे किस तरह की उम्मीद रखेंगे। आप देखते रहिए आज तक।